हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं वर्ण विचार का थ्योरी। और अगले वीडियो में मैं आपको कवर करूंगा वर्ण विचार से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी DLED 2022 इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, पहला है, ऊपर में देख सकते हैं आपका पहला हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वर्ण विचार। तो वर्ण मौखिक वर्ण विचार में पहले हम जानते हैं कि वर्ण कहते किसके हैं। तो मौखिक भाषा की मूल ध्वनि को व्यक्त करने वाले चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी होता है कि वर्ण भाषा की क्या होती है, इकाई होती है, वर्ण होती है या इकाई नहीं होती है। तो ऑप्शन आपको दे सकते हैं। इससे आप याद रखेंगे कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। प्रत्येक ध्वनि का विशेष चिन्ह होता है, यह विशेष चिन्ह ही क्या है, वर्ण कहलाता है। अब वर्णमाला किसको कहते हैं, तो आप सभी भी इससे पहले पढ़े होंगे, तो इसमें ज़्यादा हम टाइम नहीं देते हैं, सिर्फ आपको रिवाइज करते हुए चलते हैं। किसी भाषा का वर्ण समूह उस भाषा का वर्णमाला कहलाता है। यानी कि वर्णों के समूह को, यानी ये जो वर्ण है, इस वर्णों के जो समूह होंगे, इस वर्णों के समूह को हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। अब है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण आते हैं, तो आपको भी मालूम है कितने वर्ण आते हैं। तो चलिए इसको हम विस्तार से जानते हैं। हिंदी की सभी ध्वनियों एवं वर्ण की तालिका देखते हैं। तो वर्ण को स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण में हम बांट देते हैं, दो भागों में बांट रहे हैं। हिंदी वर्णमाला इस हिंदी वर्ण को किस में बांट रहे हैं, दो भागों में। एक तो हम बांट रहे हैं इसको स्वर में और दूसरे को व्यंजन में हम इसको बांट रहे हैं। तो पहला आपका हो गया स्वर और दूसरा हो गया व्यंजन। अब स्वर वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। स्वर दो टाइप के होते हैं, एक हर्ष और दूसरा दीर्घ होता है। तो आप देख सकते हैं हर्ष स्वर की संख्या कितने हैं, हर्ष स्वर की संख्या आपको 4 हो गया। आपको यहाँ पर देख सकते हैं बॉक्स में, हर्ष स्वर की संख्या 4 है और दीर्घ का 7 है। और हर्ष के जो 4 है वो कौन कौन है, आपका देख सकते हैं, अ है, हर्षई है, दीर्घई है और री है। माफ़ कीजिएगा, अ है, हर्षई है, हर्षौ और री है। तो 4 है। उसके बाद आपका जो है दीर्घ है। दीर्घ में आप देख सकते हैं आपके पास 7 हैं, ये सातों को याद कर लेंगे। अब चलते हैं व्यंजन के प्रकार में। तो व्यंजन के प्रकार में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, व्यंजन में पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म, आगत और संयुक्त व्यंजन। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इन सभी को पढ़ना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इसमें से आपका क्वेश्चन आना ही आना है। और आपने अगर देखा होगा मॉडल सेट या फिर प्रैक्टिस सेट बनाया होगा, तो उसमें आपको इससे क्वेश्चन मिला ही होगा, हर एक सेट में आपको मिला होगा। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो टोटल 27 है। यानी कि क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक, यानी कि आपका क वर्ग से लेकर के आपका प वर्ग तक, क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक। और दो एक्स्ट्रा याद रखेंगे, ड और ढ, ड और ढ, ये दोनों आप याद रखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं अंतस्थ व्यंजन पर। तो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल और व, ये 4 होते हैं। अब देखते हैं ऊष्म व्यंजन को। आपका जो है ऊष्म व्यंजन हम देख लेते हैं। तो देखते हैं ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन में आपका जो है यहाँ कवर कर देते हैं आपको, ताकि दिखने में आसानी हो। तो इस तरह से देख सकते हैं आप ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन में आपको देख सकते हैं तालब स, मूर्धन स, दंत स और ह, यानी कि ये भी 4 है। यानी अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4। और आगत व्यंजन जो है, आगत व्यंजन आप देख सकते हैं यहाँ पर, आगत व्यंजन की संख्या 2 है, ज और फो, ये सभी आप याद रखेंगे। अब संयुक्त व्यंजन की हम बात कर लेते हैं। तो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, अक्षर, तरह, ज्ञ और स्र होते हैं। अब देख लेते हैं कि टोटल स्वर की संख्या कितनी होती है और टोटल व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो आपको यहाँ पर हम दिखा देते हैं, देख सकते हैं आप कि यहाँ जो आपको मैंने ऊपर में डायग्राम दिखाया, उसमें स्वर की संख्या आपका कितना आ गया, टोटल 11। यानी कि आपसे ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ ले कि स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आपको टिक करना है 11 ऑप्शन खोज करके। व्यंजन की संख्या 41, और टोटल अगर जोड़ दें तो हम कितना, 52 वर्ण हो जाते हैं। तो इस तरह से टोटल वर्ण जो है आपके 52 होते हैं। तो चलते हैं अब स्वर को पढ़ते हैं। स्वर किसको कहते हैं, तो स्वर का परिभाषा आप जानते होंगे कि जो बिना किसी दूसरे सहायता के स्वयं अपने से बोले जाते हैं। यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हवा बिना रुके मुख से बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वरों अथवा व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात स्वर तंत्री ध्वनि है। स्वर क्या है, स्वर तंत्र ध्वनि है। यानी कि स्वर जो होता है, यानी वोवेल पढ़े होंगे, यानी कि बिना दूसरी किसी सहायता के स्वयं अपने से बोले जाते हैं। अब है स्वरों का उच्चारण, सभी प्रकार की मात्राएं।
अब देखते हैं स्वर के उच्चारण के आधार पर कितने भेद हैं। तो स्वर के उच्चारण के आधार पर आप देख पा रहे होंगे 3 भेद हैं। आपका हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर है। 3 आपके स्वर उच्चारण के आधार पर भेद है। स्वर के उच्चारण के आधार पर 3 भेद है। पहला है हर्ष स्वर, तो हर्ष स्वर को भी हम देख लेते हैं। तो हर्ष स्वर है जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है, उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। उसके बाद इनकी संख्या 4 है, जैसे अ, हर्षई, हर्षऊ और री। वैसे री को जो है हिंदी उच्चारण की दृष्टि में स्वर नहीं माना जाता है, लेकिन ये भी री स्वर के हर्ष स्वर के अंतर्गत ही आता है। देखिए अब दूसरा है दीर्घ स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करने में हर्ष स्वरों से लगभग 2 गुना समय लगता है। यानी आपका हर्ष स्वर में मान लीजिए आपका 1 गुना समय लग रहा है, तो इसमें 2 गुना समय लगेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर। जिसके स्वर उच्चारण में हर्ष स्वर की तुलना में 2 गुना समय लगे, उसे दीर्घ स्वर बोलते हैं। ये संख्या में 7 होते हैं। आ, हर्षई, उ, ए, ओ, औ तथा औ आगत स्वर है। अब है प्लुत स्वर को देख लेते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करने में हर्ष स्वर की तुलना में 3 गुना समय लगे, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। किसी स्वर को प्लुत में लिखने के लिए उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। किसी स्वर को प्लुत में लिखने के लिए उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। किसी स्वर को प्लुत में लिखने के लिए उसके आगे का 3 का अंक लगा देते हैं, जैसे ओम। इस स्वर का प्रयोग किसी को पुकारने या नाटक के संवादों में दिखाई देता है, ओम। तो इस तरह से अब देख लेते हैं अयोग्यवाह। तो अयोग्यवाह में देख सकते हैं, इसमें आपको मेनली जो पढ़ना होगा वो आपको अनुस्वार, अनुनासिक एवं चंद्र बिंदु में अंतर आपको होगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अ चांद बिंदु, अ अनुस्वार, अ विसर्ग, ये ध्वनियाँ ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। यानी कि ये चारों जो है ना ही स्वर है और ना ही व्यंजन है। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जी ने इन्हें अयोग्यवाह नाम दिया है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसे अयोग्यवाह का नाम किसने दिया, तो इसे आचार्य किशोरी दास जी ने दिया था, क्योंकि वे बिना किसी के योग किए ही अर्थ वहन करते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले आता है। इनका प्रयोग सदैव स्वर वर्णों के साथ ही होता है, यानी कि इसका व्यंजन वर्ण के साथ कभी भी प्रयोग नहीं होगा। जब भी होगा आपका स्वर वर्ण के साथ ही प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला अब देख सकते हैं यहाँ पे व्यंजन। तो व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से नहीं निकलने पाती है, या तो इसे पूर्ण अवरुद्ध होकर फिर आगे बढ़ना पड़ता है, या मध्य रेखा से हटकर एक या दोनों पार्श्वों से निकलना पड़ता है, किसी भाग को कंपित करते हुए निकलना पड़ता है। इस प्रकार वायु मार्ग में अपूर्ण अवरुद्ध उपस्थित होता है। यानी सीधा समझिए, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएंगे उसे व्यंजन वर्ण कहेंगे। आपको इसमें जितना चीज़ दिया गया है उसको आप शॉर्ट में समझिए कि जो वर्ण स्वर की सहायता से, यानी कि अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, इन सभी चीज़ों की सहायता से बोले जाएंगे, वे सभी क्या कहलाएंगे? व्यंजन कहलाएंगे। अब देखिए व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया गया है, इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट है वो आप जान लीजिए। देखिए क वर्ग में जो आता है क, ख, ग, घ, अंग, और ये कंठ से बोले जाते हैं। ये आप शॉर्ट में याद रखेंगे। कुछ वर्ड है जो आपको अलग से याद करने होंगे। इसमें से आपका क वर्ग जो होगा, वो पूरा कवर्ग आपको जो बोला जाएगा वो बोला जाएगा आपको कंठ से। दूसरा अगर हम बात कर लेते हैं चवर्ग, तो चवर्ग जो आपका बोला जाएगा, चवर्ग बोला जाएगा तालव्य से, यानी कि तालु से बोला जाएगा। टवर्ग की यदि हम बात करें तो टवर्ग जो बोला जाएगा वो मूर्धन्य से बोला जाएगा, यानी कि मूर्धा से बोला जाएगा। उसके बाद यदि हम तवर्ग की बात करें तो तवर्ग दंत से बोला जाता है, जैसे त, तो जीभ जो है दांत से सट जाता है, यानी कि उससे स्पर्श करता है। उसके बाद पवर्ग है, तो पवर्ग आप जानते हैं कि ओठ से बोला जाता है, पापा, फूफा, बाबा, भाभी, मम्मी। तो ये सारे क्या है? ये सब वर्ड उच्चरित करते समय आपका जो है दोनों होठ आपस में स्पर्श करते हैं। उसके बाद है इसका वर्गीकरण अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, आपको पहले ही में उसमें व्यंजन 4 हैं, आपको मैंने डायग्राम में बता दिया। संयुक्त व्यंजन देख सकते हैं 4 हैं, अक्षर, तरह, ज्ञ और श्र। अक्षर, तरह, ज्ञ और श्र आप देख सकते हैं यहाँ पर है। तो श्वास की मात्रा के आधार पर अब हम देखते हैं कि व्यंजन, हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण। तो श्वास की मात्रा के आधार पर जो किया गया वो 2 भागों में मेनली किया गया। श्वास की मात्रा के आधार पर 2 भागों में, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण में आप देख सकते हैं क, ग, अंग। ये सारे डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें से जो भी होगा वो आप ले लें। हालांकि इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, हालांकि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी ले लीजिएगा तो आपको अच्छा होगा। आप देख सकते हैं अल्प प्राण, ये महाप्राण होता कैसे? जैसे देखिए क का आप उच्चारण कीजिए, क, ग, अंग, च, घ, य, ट, ड, न।
इसमें आपको जो है एक जैसे कम समय लग रहा है बोलने में, ज़्यादा आपका जो है श्वास वायु बाहर नहीं निकल रहा है। लेकिन वही अगर हम महाप्राण की बात करें तो आप देखिए ख, घ, छ, अक्ष, ठ, ट, तो इसमें ज़्यादा आपका जो है, इसलिए इसमें अल्प प्राण महाप्राण में डिवाइड किया। इसमें आपको ज़्यादा श्वास वायु बाहर आती है और अल्प प्राण में आपको ज़्यादा जोर दे करके नहीं बोलना पड़ता है। इसलिए तो इसका आप क्या करते हैं, आपको मैं यहाँ से सब चीज़ हटा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं कि अल्प प्राण, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा का अधिक ना हो, यानी कि आपको ज़्यादा जोर देकर के ना बोलना पड़े, उससे अल्प प्राण, और जिसे जोर देकर के बोलना पड़े उसे महाप्राण कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस सारे टॉपिक को समझ गए होंगे। अब आगे का टॉपिक देखते हैं। तो हमने अल्प प्राण और महाप्राण को देख लिया। अब देखते हैं दूसरा कि स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण। तो कंपन के आधार पर भी दो भागों में आपको बांटा गया है। पहला है अघोष और दूसरा है सघोष। यानी कि इसमें देख सकते हैं, जो पहले मैंने आपको ऊपर बताया था उसमें देख लीजिए, आपको अल्प प्राण में देख लीजिए और महाप्राण में देख लीजिए, और कुछ कुछ उससे जो है इसमें आपको अंतर देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें देखिए कंपन के आधार पर दे रहा है, तो कंपन करके देखें, जैसे क, ख, सघोष में ग, घ, ड, तो यानी कि सघोष में यानी कि पूर्ण रूप से उसका क्या उच्चारण हो रहा है और अघोष में पूर्ण रूप से उच्चारण नहीं हो रहा। तो इस तरह से जो है आप इसका अंतर भी कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं अघोष में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन वर्डों को याद कर लेना है। अब देखते हैं अघोष ध्वनि कहते किसको। तो अघोष ध्वनि उच्चारण करते समय प्रवाह से कंठ में स्थित स्वर तंत्रियों में जब कंपन नहीं होता है तो उसे अघोष कहते हैं, अघोष ध्वनियाँ होती है। सघोष ध्वनि बोलते हैं उच्चारण करते समय जब वायु प्रवाह से कंठ में स्थित तंत्री में जब कंपन होता है, यानी कि जिस वर्ण का उच्चारण में आपको, मान लीजिए आपका क का हम उच्चारण कर रहे हैं तो क, ख, तो इसमें नॉर्मल बोल रहे हैं, यानी कि कंठ के अंदर कोई भी कंपन नहीं हो रही है, स्वर तंत्री के अंदर कोई भी कंपन नहीं हो रही है। वहीं अगर हम ग, घ, ढ, ज, झ, य, तो इस शब्द वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं तो ये जो है क्या हो जाते हैं, हमारे स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसको सघोष बोलते हैं और इसको अघोष बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं उच्चारण स्थान, यानी कि हमारे स्वर तंत्री में यानी गला में, यानी हम किस वर्ण को कहाँ से बोलते हैं, कौन कौन से हमारे वर्ण आपका अंग होते हैं जहाँ से आपके वर्ण जो है वर्ण निकलते हैं। तो देख सकते हैं हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी विशेष रूप से मूर्धन्य स, दंत स, तालव्य स, ब, ढ, ढ और छ, न तथा न की ध्वनियाँ। तो हिंदी भाषा में प्रत्येक के लिए स्वर तंत्री के हिसाब से एक निश्चित स्थान होता है, यानी कि प्रत्येक स्वर तंत्री के हिसाब से एक निश्चित स्थान होगा, उसी स्थान को उच्चारण स्थान कहा जाता है। यानी कि जहाँ से जो वर्ण उच्चरित होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसका उच्चारण स्थान बोलते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों को निम्न प्रकार में बांटा जा सकता है। अब देख लेते हैं, पहले यहाँ पर आपको मैं कुछ डायग्राम दिखा देता हूँ, इस तरह से देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें आपको देख सकते हैं कौन कौन से भाग होते हैं, जैसे कि ओष्ठ होता है, आपका ओष्ठ हो गया, आपका बीच वाला मुख हो गया, ये दांत हो गया, जिह्वा हो गया आपका अंदर में, जिह्वा मूल हो गया, कंठ हो गया। तो ये सारे आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें अगर आपको जानकारी लेनी है। हालांकि इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, इसमें सिर्फ आप जान लीजिए। मनली इससे जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कंठ से जो होता है, आपको बताया था मैंने, ऊपर भी मैंने बता दिया था। कंठ से यहाँ पर देख सकते हैं क, ख, ग, घ, ड और ढ, ये कंठ से बोले जाते हैं। उसके बाद चलिए इसमें जो है आपको कहाँ से कौन से वर्ण उच्चरित होते हैं, इससे लगभग 2 या 3 क्वेश्चन रहते हैं और हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप देख सकते हैं मूर्धा से आपको ट, ठ, ड, ढ, न, ड, ढ, देखिए इसमें ड और यहाँ पे देखिए ये ड और ढ है, और ये इसको बड़ा र भी बोलते हैं, बड़ा र, ढ, ध तथा स, ये हो गया। उसके बाद वत्स यानी कि दंत से स, र, ल, ये वत्स से बोले जाते हैं। दंतोष्ठ यानी दांत और ओंठ दोनों से मिल करके व और फ बोले जाते हैं। तालु से देख सकते हैं च, छ, ज, झ, य और स, यानी कि तालब स। और दांत से त, थ, द, ध, न, ये तो नॉर्मल है। तब उसके बाद ओठ से देखिए प, फ, यानी कि पूरा प वर्ग ले लीजिए, ये पूरा आपका, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए तालव्य से तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, यानी कि किन को कौन सा स्व बोलते हैं, तो इसको तालव्य स्व बोलते हैं, जानते होंगे, मूर्धन्य स्व, दंत स्व, और ह जो है वो महाप्राण है। संयुक्त व्यंजन जो होता है, संयुक्त व्यंजन जैसे देखिए क, हलन प्लस स्व,
दोनों मिलके अक्ष। तो हलंत जो र त्र, यानी कि ज और य को जब मिलता है तो ज्ञ बनता है। जब तालब स्वहलंत प्लस र को मिलता है तो स्र बनता है। तो इस तरह से जो है आपका वर्ड बन जाता है। अब कुछ आपको वर्ड दे देते हैं इसी से रिलेटेड है, आपको आगे का नहीं है। इसमें देख सकते हैं संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द। इसमें कुछ कुछ वर्ड को आप देख लीजिए। जैसे अक्षर से निर्मित शब्द आपको देख लीजिए, क्षत्रिय, क्षेपक, कक्षा, कक्ष परीक्षक। तरह से निर्मित जैसे त्रिशूल हो गया, मित्र हो गया, त्रिपिटक हो गया, त्राटक हो गया, त्रंबकम हो गया। ज्ञ से निर्मित ज्ञान, ज्ञात्रक, यज्ञ, विज्ञ, विशेषज्ञ। उसके बाद स्र से निर्मित देख सकते हैं वर्ड आपका, तो स्र से निर्मित शब्द आपका श्रीमान हो गया, श्रीयुक्त हो गया, श्रेयस्कर, श्रेयश्राप। और अनुस्वार से निर्मित अंतरा, अंक, अंगुमाली, अंगुमाली, स्वयं, अहंकार। और अविसर्ग से देख सकते हैं अंतःकरण, दुख, दुःस्वप्न, अंतःपुर, पारितः। ये सारे शब्द आपको। और अचांद बिंदु से देख सकते हैं आँख, गांधी, आंधी, तांबा, आँव। तो ये सारे हो गए। तो इसमें हमने आपको पूरा वर्ण विचार का पूरा थ्योरी कंप्लीट करवा दिया है। अगले वीडियो में अगर आप इस सभी का ऑब्जेक्टिव चाहते हैं तो आपका जो यहाँ पे देख सकते हैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा। जितना इसमें मैंने थ्योरी बताया उस सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिए और आपको जो है वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट कर दीजिए, इसका सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डालूं वो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।